तो क्या हाल है मेरे प्यारे बच्चों और फ्यूचर डॉक्टर्स। ये जो चैप्टर देख रहे हो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, ये चैप्टर तो कंप्लीट हो गया। बट क्वेश्चन प्रैक्टिस का क्या? व्हाट अबाउट ऑल द डीबीपीज, व्हाट अबाउट ऑल द पीवाईक्यूज? क्योंकि जब तक एक चैप्टर पढ़ने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग नहीं करेंगे और वो भी क्वालिटी क्वेश्चन, तब तक उस चैप्टर का जो तैयारी है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो अभी क्या रिक्वायरमेंट है? अभी रिक्वायरमेंट है कि मेरे साथ इस वीडियो में बहुत सारे पीवाईक्यूज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। और ऑब्वियसली बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जानते हैं कि तुम्हारा ये चैप्टर पूरी तरह से हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर कब होगा? जब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे साथ साथ। ठीक है, सो सिर्फ थ्योरी पढ़ना काफी नहीं है, थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना जरूरी है। मेक श्योर कि एवरी डे फॉर बायोलॉजी मिनिमम 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ डीपीपी, पीवाईक्यू और एनीथिंग, राइट? ओके, अच्छा तो चलो स्टार्ट करते हैं कुछ पीवाईक्यू एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। अच्छा, तो पहला क्वेश्चन में क्या देखने को मिल रहा है कि एंजियोटेंसिनोजेन के बारे में बताया गया है कि एंजियोटेंसिनोजेन इज अ प्रोटीन प्रोड्यूस्ड एंड सिक्रेटेड बाय। तो रास का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एंजियोटेंसिनोजेन, है कि नहीं? तो ये एंजियोटेंसिनोजेन ये एक इनएक्टिवेटेड प्रोटीन होता है जिसको आगे एक्टिवेट कर देगा रेनिन बोल के एक हार्मोन का एंजाइम, और ये बन जाएगा एंजियोटेंसिन 1। तो कहां से आएगा ये आएगा क्या मैकुला डेंसा सेल से आएगा? नहीं। क्या ये एंडोथेलियल सेल से आते हैं? वो भी नहीं। क्या ये लीवर भेजते हैं? बिल्कुल सही, एंजियोटेंसिनोजेन का प्रोडक्शन होता है लीवर में, और जेजी सेल भी ये प्रोड्यूस नहीं करता है। याद रखना, जेजी सेल जो प्रोड्यूस करते हैं दैट इज रेनिन। ठीक है, तो चलो ये वाला क्वेश्चन तो हो गया सॉल्व। अब बढ़ते हैं आगे। मेरे साथ साथ तुम लोग भी ये सारे क्वेश्चन देखते रहो और प्रैक्टिस करते रहो। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि अ पर्सन हु इज ऑन अ लॉन्ग हंगर स्ट्राइक एंड इज सर्वाइविंग ओनली ऑन वाटर। कुछ खा भी नहीं रहे हैं, बहुत दिन से हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, बस पानी पी रहे हैं। ठीक है, नाउ विल हैव, अभी 4 कंडीशन में से क्या कंडीशन देखने को मिलेगा? विल देयर बी लेस यूरिया इन हिज यूरिन, विल देयर बी मोर सोडियम इन हिज यूरिन, विल देयर बी लेस अमाइनो एसिड इन हिज यूरिन, विल देयर बी मोर ग्लूकोज इन हिज यूरिन। तो मोस्ट इररेलेवेंट फैक्ट्स को हम लोग यहाँ पे पहले रिमूव करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। तो देखो, जो खाना पीना ही नहीं खा रहा है तो ग्लूकोज तो बॉडी में ऐसे ही नहीं है। ठीक है, तो ग्लूकोज एक्स्ट्रा कहां से हुआ और ब्लड में कैसे आया? तो ये हो ही नहीं सकता है। ठीक है, जब तुम स्वीट या ज्यादा कार्ब खाओगे तब ग्लूकोज ज्यादा होगा, तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता है। लेस अमाइनो एसिड इन यूरिन, अगेन तुम जानते हो कि यूरिन में जो सिक्रेशन होता है, ठीक है, जो सिक्रेशन में अमाइनो एसिड को सिक्रेट नहीं किया गया है, आफ्टर द फिल्ट्रेशन, आफ्टर द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस है, उस प्रोसेस में से 100% ऑफ अमाइनो एसिड को बॉडी वापस रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो अमाइनो एसिड को सिक्रेट ही नहीं किया गया यूरिन के साथ, तो यूरिन में अमाइनो एसिड कैसे ही आएगा? ठीक है, तो यूरिन में अमाइनो एसिड आने का कोई चांस ही नहीं है। तो लेस क्या और मोर क्या, तो ये भी नहीं हो सकता है। यूरिन में क्या मोर सोडियम हो सकता है? बॉडी अब रिजर्व मोड में चल रहा है बेटा, क्योंकि खाना पीना नहीं खा रहा है, बॉडी में सॉल्ट का सप्लाई नहीं हो रहा है, तो बॉडी विल ट्राई टू रिजर्व मोर एंड मोर वाटर एंड मोर सॉल्ट। तो कैसे वो यूरिन के थ्रू बाहर रिलीज करेगा? तो सोडियम थ्रू आउट तो यूरिन में होगा ही नहीं, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है। तो अपना आंसर होगा ऑप्शन 1, लेस यूरिया इन द यूरिन। ये आंसर के पीछे जस्टिफिकेशन क्या है? जब तुम खाना नहीं खा रहे हो, जब ये बंदा खाना नहीं खाए तो प्रोटीन इंटेक नहीं किए। अब हम लोग जानते हैं कि यूरिया का सोर्स क्या होता है? प्रोटीन ब्रेकडाउन होकर बनता है अमाइनो एसिड जब डीअमाइनेशन होता है, अमाइनो एसिड्स का जब फर्दर डीअमाइनेशन होगा तो उससे बनता है अमोनिया। ये अमोनिया जाता है बेटा लिवर के पास, और लिवर इस अमोनिया को कन्वर्ट करके बनाते हैं यूरिया बाय द प्रोसेस ऑफ ऑर्निथिन साइकिल और यूरिया साइकिल। अब वो खा ही नहीं रहा है तो प्रोटीन इंटेक कैसे होगा? तो ये हो जाएगा अपना आंसर। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट अबाउट सर्टेन डेजर्ट एनिमल्स सच एज कंगारू रैट। तो कंगारू रैट के बारे में 4 बातें किया गया है, उसमें से क्या क्या सही है क्या क्या गलत है ये आपको ढूंढ के निकलना है। तो याद रखना, ये कंगारू रैट वो एनिमल है जिसका जो किडनी में जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन में हिंडलीज लूब एंड वासा रिक्टा सबसे ज्यादा डेवलप्ड होता है, वेल डेवलप्ड होता है, क्योंकि एक कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस कर पाता है, क्योंकि ये डेजर्ट में रहता है, ऐसे उसको पानी नहीं मिलता है। तो बताया गया दे हैव ए डार्क कलर एंड एक्सक्रीट सॉलिड यूरिन। तो यूरिन, सॉलिड यूरिन ये क्यों रिलीज करेगा? यूरिन हमेशा लिक्विड होगा। दे डू नॉट ड्रिंक वाटर
ब्रेथ एट स्लो रेट, ये पानी नहीं पीता, ये बात सही है, बट स्लो रेट में ब्रीदिंग क्यों करेगा, ठीक है, टू कंजर्व वाटर, ऐसा नहीं होता है, एंड हैव देयर बॉडी कवर्ड विथ थिक हेयर्स, ऐसा भी नहीं होता, ये तो बिल्कुल नहीं होता है। बॉडी कवर्ड विथ थिक हेयर्स ये किन लोगों में होता है, जनरली जो एनिमल आर्कटिक या अंटार्कटिक रीजन में होता है, ये तो डेजर्ट एरिया में रहता है, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन सी में बताया दे फीड ऑन ड्राई सीड्स एंड डू नॉट रिक्वायर ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि ये जो सीड खाते हैं उससे ही ये मेटाबॉलिज्म के समय जो वाटर का रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर लेता है, रेगिस्तान में रहता है, पानी कहाँ से मिलेगा इसको, तो ये बात सही है ऑप्शन सी। ऑप्शन डी में बोला है कि दे एक्सक्रीट वेरी कंसंट्रेटेड यूरिन, एकदम सही बात है, एंड डू नॉट यूज वाटर टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, ये भी बात सही है, तो ऑप्शन सी एंड डी, ठीक है। ऑप्शन 3 में बताया गया है कि सी एंड डी आर करेक्ट वंस एंड दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे बताया गया है कि यूरिक एसिड इज द चीफ नाइट्रोजनस कंपोनेंट ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ऑफ, यानी कि यहाँ पे आपको ढूंढना है चारों ऑप्शन में से कि यूरिकोटेलिक एनिमल कौन है। फ्रॉग क्या है, फ्रॉग इज यूरियोटेलिक, मैन वी आर ऑल्सो यूरियोटेलिक, अर्थवर्म एनिलिड्स, ठीक है। अब अर्थवर्म क्या है, ये डुअल मोड ऑफ एक्सक्रीशन शो करते हैं, इन मॉनसून रेनी सीजन अर्थवर्म बन जाते हैं एमोनोटेलिक, और इन ड्राई सीजन अर्थवर्म जो है ये बन जाते हैं यूरियोटेलिक, तो ये भी यूरियोटेलिक। अर्थवर्म इज कॉल्ड फ्रेंड ऑफ फार्मर, क्योंकि ये मिट्टी को खोदते रहते हैं, ये बारो ड्वेलिंग होता है और मिट्टी में यूरिया रिलीज करते हैं, राइट। बट कॉकरोच ये क्या है, इंसेक्ट है, विद हेल्प ऑफ मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स इट एक्सक्रीट्स यूरिक एसिड, तो ये अपना आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, ये यूरिकोटेलिक एनिमल है। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 5, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है, ध्यान दे रहे हो ना, ध्यान से सुनो, ठीक है। व्हाट विल हैपन इफ द स्ट्रेच रिसेप्टर्स ऑफ द यूरिनरी ब्लडर वॉल आर टोटली रिमूव्ड। अब मिक्चुरेशन जानते हो, ये जो यूरिनरी ब्लडर के वॉल में जो स्ट्रेच रिसेप्टर होता है एसोसिएटेड विथ डेट्रूसर मसल, ये बिल्कुल अगर रिमूव कर दिया गया है, यहाँ पे जो स्ट्रेच रिसेप्टर होगा, तो जब यूरिन फील होते रहेगा यूरिनरी ब्लडर के अंदर, तो ये सिग्नल नहीं पहुंचेगा स्ट्रेच रिसेप्टर की ओर, एंड स्ट्रेच रिसेप्टर कैन नॉट प्रोड्यूस मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। तो नॉर्मल कंडीशन में स्ट्रेच रिसेप्टर को जैसे स्ट्रेच महसूस होता है, इट जनरेट मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स, और ये भेज दिया जाता है सीएनएस के पास, और सीएनएस भेजते हैं एक मोटर सिग्नल, ये मोटर सिग्नल आते हैं स्फिंक्टर के पास, और यहाँ से मिक्चुरेशन करवाते हैं। तो स्ट्रेच रिसेप्टर अगर खराब हो गया है तो मिक्चुरेशन एबनॉर्मल हो जाएगा, मिक्चुरेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये जो ऑप्शन है देयर विल बी नो मिक्चुरेशन, ये सही है, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन 2 क्या है, यूरिन विल नॉट कलेक्ट इन द ब्लडर, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यूरिन कहां से आ रहा है, यूरिनरी ब्लडर में, यूरिनरी ब्लडर में यूरिन आ रहा है थ्रू यूरेटर फ्रॉम किडनी, किडनी से यूरेटर के थ्रू यूरिन आ रहा है, ठीक है। तो दिक्कत यूरिनरी ब्लडर के मसल में हुआ है, स्ट्रेच रिसेप्टर हुआ है, तो यूरिन फिलिंग तो कंटिन्यूअसली चलते रहेगा, तो ये ऑप्शन 2 सही नहीं है, नॉट कलेक्ट बोला गया है ना, तो ये गलत बात है। मिक्चुरेशन विल कंटिन्यू, नॉर्मल मिक्चुरेशन तो हो नहीं सकता है। ऑप्शन 4 में बताया है यूरिन विल कंटिन्यू टू कलेक्ट नॉर्मली इन द ब्लडर, अब ये भी बात सही है, ऑप्शन 4 भी सही है, ऑप्शन 1 भी सही है, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। व्हाट विल हैपन इफ द स्ट्रेच रिसेप्टर ऑफ द यूरिनरी ब्लडर वॉल आर टोटली रिमूव्ड, तो ये बेसिकली मिक्चुरेशन को ही अफेक्ट करेगा, इसलिए अपना सही आंसर हम लोग चूज कर लेंगे, ये मोर रेलिवेंट होगा ऑप्शन 1 को। ऑप्शन 4 भी सही है, बट ये लेस रेलिवेंट है व्हेन वी कंपेयर विद द क्वेश्चन, ठीक है। तो कभी कभी ऐसे होता है कि एक से ज्यादा क्वेश्चन सही आपके सामने आ जाता है, ठीक है, एक से ज्यादा आंसर एक क्वेश्चन के लिए, तो आपको वही आंसर चूज करना पड़ेगा विच इज मोर रेलिवेंट फॉर द आस्क्ड क्वेश्चन, राइट, ओके। तो इसीलिए ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। कभी कभी हड़बड़ी में हम लोग मतलब मानो कि 2 सही ऑप्शन है, बट जो लेस रेलिवेंट ऑप्शन है उसको करेक्ट करके आ जाते हैं, तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द फोकस व्हाइल यू आर रीडिंग द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि which one of the following statements in regard to the excretion by the human kidney is correct।
अच्छा, ऑप्शन 1 में बोला है कि असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हिनली इज इम्परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट। असेंडिंग लिम्ब क्या इलेक्ट्रोलाइट के लिए इम्परमेबल होता है? नहीं, ये तो इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमेबल होता है, तो ये बात गलत है। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हिनली इज इम्परमेबल टू वाटर। डिसेंडिंग लिम्ब से तो वाटर को ही परमिशन मिलता है, डिसेंडिंग लिम्ब से सॉल्ट को परमिशन नहीं मिलता, इलेक्ट्रोलाइट को परमिशन नहीं मिलता है, तो ये बात भी गलत है। यहाँ पे पूछा है कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल डीसीटी इज इनकैपेबल ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ HCO3 माइनस। ये भी बात गलत है, डीसीटी से HCO3 माइनस का रीअब्जॉर्प्शन होगा अलॉन्ग विद कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर, तो ये बात भी गलत है। ऑप्शन 4 में बोला है कि नियरली 99% ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब्ड बाय द रेनल ट्यूब्यूल्स। ये बात सही है, बिकॉज व्हेन वी चेक द GFR पर डे, फिल्ट्रेट प्रोड्यूस किया जाता है 180 लीटर, बट वहां पे हम लोग यूरिन प्रोड्यूस करते हैं 1.5 लीटर, जो कि 180 लीटर का लगभग 1% होता है। तो 99% फिल्ट्रेट कहाँ गया? उसको बॉडी रीअब्सॉर्ब कर लिया, उसको यूरिन के फॉर्म में बाहर रिलीज नहीं किया। ठीक है, अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फोकस ऑन क्वेश्चन नंबर 7। अभी पूछा है द प्रिंसिपल नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी कंपाउंड इन ह्यूमन इज सिंथेसाइज्ड। तो प्रिंसिपल नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी कंपाउंड क्या होता है ह्यूमन बीइंग में? यूरिया होता है। तो यूरिया कहाँ पे बनाया जाएगा, कैसे बनाया जाएगा, देखते हैं ऑप्शन में। इन द लिवर बट एलिमिनेटेड मोस्टली थ्रू द किडनीज। एकदम सही आंसर है, पहला ऑप्शन ही हम लोग को सही मिल गया, क्योंकि लिवर के अंदर क्या होता है, जो अमोनिया होता है, अमोनिया को कन्वर्ट करके बनाया जाता है यूरिया, और इस यूरिया को भेज दिया जाता है किडनी के पास, किडनी उसको एक्सक्रीट कर देते हैं। ऑप्शन 2 गलत है, इन किडनीज यूरिया किडनी में प्रोड्यूस ही नहीं होता है। ऑप्शन 3 यूरिया किडनी में प्रोड्यूस ही नहीं होता है। ऑप्शन 4 इन लिवर एंड ऑल्सो एलिमिनेटेड बाय द सेम थ्रू बाइल। बाइल के थ्रू ये एलिमिनेटर नहीं होता है, यूरिया लिवर में बनता है और ये एलिमिनेट होता है किडनी के थ्रू, यूरिन के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। यूरिकोटेलिक मोड ऑफ पासिंग आउट नाइट्रोजनस वेस्ट इज फाउंड इन, अगेन इजी वन। यूरिकोटेलिक एनिमल्स कौन कौन है इसमें? देखो ऑप्शन 1 में दिया हुआ है रेप्टाइल्स, बर्ड, दोनों ही यूरिकोटेलिक है, तो ये ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन 2 में क्या है? ऑप्शन 2 में बर्ड्स तो यूरिकोटेलिक है, बट एनिलिड यूरिकोटेलिक नहीं है। एनिलिड क्या है? एनिलिड मोस्टली एमोनोटेलिक होते हैं, ध्यान रखना। अच्छा, तो ये भी गलत आंसर हो गया, गलत ऑप्शन हो गया। ऑप्शन 3 में एम्फीबियंस क्या है? एम्फीबियंस जब पानी में रहेगा एमोनोटेलिक, और जो जमीन वाला एम्फीबियंस है दे आर यूरिकोटेलिक, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। इधर ये सही है, तो दोनों ऑप्शन सही होना चाहिए ना एक ऑप्शन में। ऑप्शन 4 में इंसेक्ट यूरिकोटेलिक है, बट एम्फीबियंस यूरिकोटेलिक नहीं है। तो कुल मिलाकर ऑप्शन 1 में दोनों ही जो एग्जाम्पल था वो यूरिकोटेलिक एनिमल्स का एग्जाम्पल था, दैट्स व्हाई दैट वाज राइट। क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 अच्छे से पढ़ लो। पूछा गया है कि which one of the following correctly explains the function of a specific part of a human nephrons। अच्छा, ह्यूमन नेफ्रॉन्स के अलग अलग पार्ट्स के फंक्शन के बारे में बताया गया है। तो चलो, ऑप्शन 1 में बोला गया है कि पोडोसाइट। तो पोडोसाइट क्रिएट माइन्यूट स्पेस कॉल्ड स्लीप पोर्स फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड इनटू द बोमेन्स कैप्सूल। ओके। ऑप्शन 2 में बताया गया है कि हेनलीज लूप इज मोस्ट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द मेजर सब्सटेंसेस फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो हिनलीज लूप में मोस्ट रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है, लीस्ट रीअब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो ये गलत बात हो गया। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ K प्लस आयन इनटू द सराउंडिंग ब्लड कैपिलरीज। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में K प्लस का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है, बल्कि सिक्रेशन होता है। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में K प्लस का रीअब्जॉर्प्शन होता है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब में K प्लस का सिक्रेशन होता है, तो इसलिए गलत स्टेटमेंट हो गया। ऑप्शन 4 एफरेंट आर्टेरियोल कैरीज द ब्लड अवे फ्रॉम द ग्लोमेरुलर नहीं होगा, इट कैरीज ब्लड टुवर्ड्स द ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो ये गलत हो गया, तो ये ऑप्शन सही है। ठीक है, जो बोमेन्स कैप्सूल अगर देखोगे एक नेफ्रॉन के अंदर, तो बोमेन्स कैप्सूल बना हुआ होता है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल से। इसका आउटर लेयर में या पैराइटल लेयर में प्योर फ्लैट सेल स्क्वामस सेल्स रहेंगे, और इनर लेयर या विसरल लेयर्स में इस तरह का पोडोसाइट सेल रहते हैं विथ पॉड, और इन लोगों के बीच में ये जो गैप देखने को मिल रहा है, जो कि GFR प्रोसेस में, फिल्ट्रेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं, ये ग्लोमेरुलस हो गया। तो ग्लोमेरुलस जिससे जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ये गैप के अंदर से फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता रहेगा। तो ये गैप को क्या बोल रहा है? फिल्ट्रेशन स्लीट या स्लीट पोर। ठीक है, अच्छा, इस प्रोसेस में ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के ऊपर भी कुछ पोर हेल्प करता है, जिसको बोला जाता है फेनेस्ट्रा, ये भी याद रखना। ठीक है, अच्छा, सो वी आर डन विद दिस क्वेश्चन, वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ रेनल पिरामिड। इफ यू डोंट नो व्हाट इज रेनल पिरामिड इज, तो ये एक किडनी में ड्रॉ कर दिया, रेनल मीन्स किडनी, तो किडनी के अंदर ये मेडलरी रीजियन में ये जो कोन लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, सो दिस स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड रेनल पिरामिड, ठीक है। अच्छा, तो ये रेनल पिरामिड में क्या क्या चीज रहता है, रेनल पिरामिड में एक नेफ्रॉन का हिनलीज लूप रहेगा और कलेक्टिंग डक्ट रहेगा, ठीक है। ग्लोमेरुलस कॉर्टेक्स रीजन में होता है, बोमन्स कैप्सूल कॉर्टेक्स रीजन में होगा, पीसीटी कॉर्टेक्स रीजन में होगा, डीसीटी कॉर्टेक्स रीजन में होगा, यानी कि दोनों कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल कॉर्टेक्स रीजन में होता है। अच्छा, अब ये इफरेंट आर्टेरियल का जो ब्रांचेस है जिसको बोलते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, ये भी कॉर्टेक्स रीजन में है, लेकिन पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज का एक ब्रांच वासा रिक्टा और नीचे चले जाते हैं हिनलीज लूप के पैरेलली, जो ये मेडलरी पिरामिड रीजन में ही प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये पूछा है Which of the following is not a part of renal pyramid, यानी कि ये मेडलरी पिरामिड में कौन सा पार्ट नहीं रहेगा। पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, चलो इसको वेट करवाते हैं। कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी कि यहाँ पे पीसीटी या डीसीटी का बात किया गया है, ये नहीं होते हैं, ये कॉर्टेक्स में होते हैं। कलेक्टिंग डक्ट्स ये होते हैं, कलेक्टिंग डक्ट्स ये होते हैं, ये कलेक्टिंग डक्ट हो गया, ये मेडलरी पिरामिड के अंदर है। लूप ऑफ हेनली ये भी होते हैं, लूप ऑफ हेनली ये भी होते हैं। अच्छा, अब पेरिट्यूबुलर कैपिलरी टेक्निकली तो गलत है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ द करेक्ट आंसर पेरिट्यूबुलर कैपिलरी का पार्ट ही ये वासा रेक्टा है, दिस इज अ ब्रांच ऑफ पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, इसलिए इसको हम लोग फिलहाल के लिए सही मान रहे हैं, क्योंकि कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल उसका तो कोई भी पार्ट मेडलरी पिरामिड में नहीं जा रहा, ठीक है। तो बाकी तीनों, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी का एक पार्ट वासा रेक्टा वो मेडलरी पिरामिड में जा रहा है, कलेक्टिंग डक्ट लूप ऑफ हेनली पूरी तरह से मेडलरी पिरामिड है, ये बिल्कुल मेडलरी पिरामिड में नहीं प्रेजेंट है। सो दिस इज आवर आंसर ऑप्शन 2, राइट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 अच्छे से पढ़ लो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मेरे साथ साथ तुम लोग भी कर रहे हो ना, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और इन डिटेल में कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए ये चैनल में जो है वीडियो सेक्शन में जाके चेक कर लो, इस चैप्टर का हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना के रखा हूँ इन डिटेल। वो वीडियो देख लोगे तो नीट के लिए क्या, बोर्ड के लिए, नीट के लिए मोर देन एनफ है, मास्टरी कर लोगे लिटरली उन टॉपिक्स के ऊपर। चलो, तो ये क्वेश्चन में बताया गया है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो करेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढना है विथ रिस्पेक्ट टू किडनी फंक्शन रेगुलेशन। ओके, सो ये टॉपिक जानते हो, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। तो ऑप्शन 1 में बोला गया है कि व्हेन समवन ड्रिंक्स अ लॉट ऑफ वाटर एडीएच रिलीज इज सप्रेस्ड। तो एडीएच रिलीज कब होता है, जब बॉडी में डिहाइड्रेशन होगा, वाटर की कमी होगा, ठीक है, कंसंट्रेटेड यूरिन बनाने का जरूरत होगा, उस समय एडीएच रिलीज करने का परमिशन मिल जाएगा हाइपोथैलेमस को, राइट। तो ये जब बहुत सारा पानी पी रहा है तो बॉडी में फ्लूइड वॉल्यूम एनफ है, तो एडीएच का काम क्या, उस समय वाटर कंजर्वेशन का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सही ऑप्शन है। तो बाकी सारे देखते हैं, बाकी सारे सही है कि करेक्ट गलत है। एक्सपोजर टू कोल्ड टेम्परेचर स्टिमुलेट्स एडीएच रिलीज, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। कोल्ड टेम्परेचर के साथ एडीएच सिक्रेशन का डायरेक्टली तो कोई रिलेशनशिप नहीं है। एडीएच रिलीज कब होगा, जब ब्लड, याद रखना, जब ब्लड क्या हो जाएगा, जब ब्लड सलाइन हो जाएगा, ठीक है, ब्लड में सैलिनिटी इंक्रीज हो जाएगा, तो दिमाग को समझ में आ जाएगा कि बॉडी में वाटर की कमी है, ठीक है। देन हाइपोथैलेमस थ्रू पोस्टीरियर पिट्यूटरी विल स्टार्ट रिलीजिंग एडीएच। ऑप्शन 3 में बताया एन इंक्रीज इन ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो स्टिमुलेट फॉर्मेशन ऑफ angiotensin 2. Angiotensin 2 is a part of RAS, और RAS इनिशिएट कब होता है, जब GFR लो होता है, जब GFR डिक्रीज हो जाता है, ना कि इंक्रीज होता है। तो ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन 4 में दिया गया है ड्यूरिंग समर व्हेन बॉडी लूजेस लॉट ऑफ वाटर बाय इवापोरेशन द रिलीज ऑफ एडीएच इज सप्रेस्ड। इवापोरेशन हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो एडीएच रिलीज करना चाहिए, सप्रेस क्यों होगा, तो ये भी गलत बात है। इसलिए ऑप्शन 1 सही हम लोग चुने थे, दैट वाज एब्सोल्युटली परफेक्टली करेक्ट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर दैट इज नियर अबाउट 70 to 80% फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब्ड इन व्हिच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। बहुत इजी क्वेश्चन है।
proximal convoluted tubule, distal convoluted, sorry, descending limb, ascending limb, distal convoluted tubule. So maximum reabsorption कहाँ पे होता है? PCT में होता है, ठीक है। डिसेंडिंग लिम्ब से सिर्फ वाटर का रिएब्जॉर्प्शन होगा, असेंडिंग लिम्ब से सिर्फ सॉल्ट का रिएब्जॉर्प्शन होगा या इलेक्ट्रोलाइट का रिएब्जॉर्प्शन होगा। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से क्या होगा? कंडीशनल रिएब्जॉर्प्शन होगा। अगर बॉडी में बीपी लो है, जीएफआर लो है, तो उस कंडीशन में कंसंट्रेटेड यूरिन बनाने के लिए एल्डोस्टेरोन अगर आएगा, एल्डोस्टेरोन के सिग्नल के बाद डीसीटी से वाटर एंड सॉल्ट रिएब्जॉर्प्शन होगा। पहले सॉल्ट रिएब्जॉर्प्शन होगा, उसके बाद वाटर रिएब्जॉर्प्शन होगा, तो इसको बोला जाएगा कंडीशनल रिएब्जॉर्प्शन। तो मैक्सिमम रिएब्जॉर्प्शन तो ये हीरो से होता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये नेफ्रॉन का हीरोइक पार्ट है। 70 to 80% वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट को रिएब्जॉर्ब करवा लेता है, 100% ऑफ ग्लूकोज अमाइनो एसिड को रिएब्जॉर्ब करवा लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फॉल इन जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट एक्टिवेट्स। जीएफआर कम हो चुका है, वो किसको एक्टिवेट करेगा? बीपी भी लो है, जीएफआर लो है मतलब। Will it activate adrenal medulla to release adrenaline? No. Will it activate posterior pituitary to release vasopressin? No. Directly तो ये posterior pituitary के पास मैसेज ये भेज नहीं सकता है, सिर्फ ये वाला सिग्नल। Juxtaglomerular, will it tell juxtaglomerular cells, JG cell to release renin? ये हो सकता है, जैसे GFR फॉल हुआ, ठीक है। मैकुला डेंसा सेल, JG apparatus इस चीज को सेंस करेगा, मैकुला डेंसा सेल मैसेज भेजेगा जेजी सेल के पास और जेजी सेल रिलीज करेगा रेनिन, रेनिन स्टार्ट कर देगा रास, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, और बीपी हाई हो जाएगा और जीएफआर भी इंक्रीज हो जाएगा। एड्रिनल कॉर्टेक्स टू रिलीज एल्डोस्टेरोन, डायरेक्टली एल्डोस्टेरोन रिलीज नहीं करवा सकता है लो जीएफआर, इसके लिए उसको पहले तो रेनिन रिलीज करवाना पड़ेगा, तो ये भी अपना ऑप्शन में नहीं आएगा। तो मोस्ट परफेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा, अब ये डायग्राम रिलेटेड एक क्वेश्चन है, तो पूछा है कि ये फिगर में A to D मार्क करना है। ओके, तो ऑप्शन में देखते हैं, डायरेक्टली ऑप्शन में चले जाते हैं। ये डायग्राम को देख ही रहे हो, तो बता रहा है डी जो है ये किडनी का आउटर पार्ट को बताया गया है। सो डी इज कॉर्टेक्स, दैट इज राइट, दैट इज आउटर पार्ट ऑफ किडनी एंड डू नॉट कंटेन एनी पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ये बात गलत हो गया। कॉर्टेक्स में नेफ्रॉन का मैल्पिजियन बॉडी रहता है, यानी कि ग्लोमेरुलस एंड बोमेंस कैप्सूल एंड पीसीटी एंड डीसीटी रहेगा, तो ये बात इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए तो रॉन्ग हो गया। अच्छा, ऑप्शन 2 में ए ये किडनी के ऊपर सुप्रारेनल ग्लैंड या एड्रिनल ग्लैंड होता है, बात सही है। लोकेटेड एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ द किडनी, दैट इज करेक्ट। इट सीक्रेट कैटेकोलामाइंस। कैटेकोलामाइंस क्या होता है? कैटेकोलामाइंस मीन्स दे आर एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, जिसको हम लोग बोलते हैं एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन। सही है। तो अंडर इमरजेंसी कंडीशन व्हिच कैन स्टिमुलेट ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन, दैट्स परफेक्टली करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन बी ये पेल्विस को बताया है, सही है। ब्रॉड फनेल शेप्ड स्पेस इनर टू द हाइलम, ये जो यूरेटर जहां से एंट्री लेते हैं उसको हाइलम बोलते हैं, तो यहां तक सही था। बट बताया कि इट्स डायरेक्टली कनेक्टेड टू द लूप ऑफ हेनली, तो पेल्विस जो है ये डायरेक्टली लूप ऑफ हेनली से कनेक्टेड नहीं रहता है। पेल्विस के बाद क्या रहेगा? पेल्विस के अंदर रहेगा मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स के बाद रहेगा माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स रेनल पैपिलिस से कनेक्टेड रहेगा, वहाँ उसके अंदर मेडलरी पिरामिड और लूप ऑफ हेनली उसको मिल जाएगा, तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं रह सकता है, राइट। अच्छा, ऑप्शन 4 में बताया गया है कि सी जो है वो मेडला है। सी मेडला, बात तो सही है, सी मेडला है, बट तिथे गलत कुछ लिखा हुआ है कि नहीं। इनर जोन ऑफ किडनी, दैट इज करेक्ट एंड कंटेंस कंप्लीट नेफ्रॉन। अच्छा, मेडला में कंप्लीट नेफ्रॉन नहीं होता है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया एंड वी गॉट आवर राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन 2, ए है एड्रिनल ग्लैंड। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि रिमूवल ऑफ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी को रिमूव कर दियो नेफ्रॉन से, फ्रॉम द नेफ्रॉन विल रिजल्ट इन, तो नेफ्रॉन का सबसे ज़्यादा रिएब्जॉर्प्शन किसके थ्रू होता है? सबसे ज़्यादा रिएब्जॉर्प्शन होता है पीसीटी के थ्रू। हाँ, 70 to 80% वाटर एंड सॉल्ट का रिएब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो अगर नहीं होगा तो क्या दिक्कत होगा? मोर कंसंट्रेटेड यूरिन हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अगर जो रिएब्जॉर्ब होना था वो हुआ ही नहीं, तो कंसंट्रेटेड यूरिन बनने का कोई चांस ही नहीं है। नो चेंज इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी, 70% वाटर रिएब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, तो ऐसे भी नहीं होगा, तो ऑब्वियसली क्वालिटी क्वांटिटी में चेंज होगा। यूरिन फॉर्मेशन तो होगा, इसलिए ये बात भी गलत है। नो यूरिन फॉर्मेशन ऐसा नहीं है, यूरिन फॉर्मेशन होगा, बट यस मोर डाइल्यूटेड यूरिन बनेगा, क्योंकि जो रिएब्जॉर्प्शन होना था वो फिल्ट्रेट के थ्रू यूरिन फॉर्म में बाहर आ जाएगा, और उस केस में यूरिन डाइल्यूटेड ही होगा, क्योंकि सोचो 70% वाटर एंड सॉल्ट रिएब्जॉर्ब ही नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन यूरिन इज यूजुअली एसिडिक,
यस, ह्यूमन यूरिन का pH होता है 6.0, राइट। अच्छा, ये एसिडिक क्यों है? बताया गया है कि ऑप्शन 1 में हाइड्रोजन आयंस आर एक्टिवली सिक्रेटेड इनटू द फिल्ट्रेट। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये सही बात है, दैट्स द करेक्ट वन। ऑप्शन 2 बोल रहा है कि द सोडियम ट्रांसपोर्टर एक्सचेंजेस 1 हाइड्रोजन आयन फॉर each सोडियम आयन। बात सही है, ठीक है। नेफ्रॉन का जो वेसोलेटरल साइड होता है, वहां पे जो सेल्स होता है, वो एक सोडियम को रिएब्जॉर्ब करवाता है और उसके बदले में एक H+ आयन को सीक्रेट करते हैं नेफ्रॉन के लुमेन में, ठीक है। बट ये कहां पे होता है? ये रेनल ट्यूब्यूल में होता है। यहां पे बोला गया है ये पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी में होता है। पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी में ये नहीं हो रहा है। ये जो चीज होता है, दिस इज परफेक्टली राइट, बट ये कहां पे होता है? रेनल ट्यूब्यूल, नेफ्रॉन के अंदर हो रहा है, ठीक है। ये ब्लड वेसल के अंदर नहीं हो रहा है। पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी क्या है? ब्लड वेसल, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन 2 गलत हो गया। ऑप्शन 3, एक्सक्रीटेड प्लाज्मा प्रोटीन्स आर एसिडिक। प्लाज्मा प्रोटीन एक्सक्रीट ही नहीं होता है। प्लाज्मा प्रोटीन अगर आ जाएगा यूरिन में, इसका मतलब है कि तुम्हारा किडनी फेलियर चल रहा है या ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हो गया है। ऑप्शन 4, पोटेशियम एंड सोडियम एक्सचेंज जनरेट्स एसिडिटी। तो एसिडिटी के पीछे कारण कौन है? H+ आयन। तो इससे एसिडिटी नहीं हो सकता है। तो मिल गया अपना राइट आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है। हाइड्रोजन का एक्टिव सिक्रेशन होता है फिल्ट्रेट में। बॉडी एक्सेस H+ आयन को यूरिन के थ्रू रिलीज कर देता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मैमल्स व्हिच ब्लड वेसल वुड नॉर्मली कैरी लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया। तो देखो, हम लोग जब प्रोटीन खाते हैं, ये प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड का डीअमाइनेशन में बनता है अमोनिया। ये अमोनिया आएगा किसके पास? लीवर के पास, ठीक है। और लीवर क्या बनाएगा? यूरिया बनाएगा। तो लीवर से जो वेन जा रहा है बाहर की तरफ, दैट विल कैरी यूरिया इन इट, राइट। तो लीवर से जो वेन बाहर जा रहा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हेपेटिक वेन। तो यहाँ पे हेपेटिक वेन ऑप्शन में है, बिल्कुल है। रेनल वेन में तो यूरिया बिल्कुल नहीं रहता है। रेनल वेन में क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि किडनी के अंदर रेनल आर्टरी यूरिया को लेके आते हैं और अंदर आके फिल्ट्रेट होके ये यूरिन बन जाता है। तो रेनल वेन जो किडनी से बाहर जा रहा है, दैट इज फ्री ऑफ यूरिया। ये फिल्टर ब्लड जा रहा है वापस, तो रेनल वेन में यूरिया हो ही नहीं सकता है। अच्छा, डॉर्सल एओर्टा। डॉर्सल एओर्टा, हाँ, डॉर्सल एओर्टा वो आर्टरी है जो किडनी के पास ब्लड को फिल्टर करने के लिए लेके आ रहा है। बट डॉर्सल एओर्टा में उतना यूरिया नहीं रहेगा जितना यूरिया ये हेपेटिक वेन में प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पे फ्रेशली लीवर से यूरिया प्रोड्यूस होके ये हेपेटिक वेन में आ रहा है, तो ये रास्ते में कुछ यूरिया रिअब्सॉर्ब हो जाता है, ठीक है। इसलिए डॉर्सल एओर्टा भी आंसर नहीं है। एंड हेपेटिक पोर्टल वेन क्या होता है? अपना बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पार्ट है, जैसे कि मानो कि स्टोमक, तो स्टोमक का जो वेन्स है, स्टोमक से जो वेन अपीयर हुआ, सॉरी मतलब जनरेट होते हैं, वो वेन सीधा लीवर में जाके ओपन होते हैं। एंड लीवर हेपेटिक वेन के थ्रू या डिऑक्सीनेटेड ब्लड को वेना के वहां तक पहुंचा देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली बात यह है कि ये जो पोर्टल वेन, उसमें भी उतना ज्यादा यूरिया नहीं मिलेगा, तो ये भी अपना आंसर नहीं हो सकता है। अच्छा देखो, तो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन विच इन्वॉल्व इन द एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। सोडियम का एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन विद द हेल्प ऑफ एटीपी। तो ये कहां पे होता है? हमेशा सबसे ज्यादा सोडियम का एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। तो इसलिए ये अपना सही आंसर होगा। ऑप्शन 1 बोमेंस कैप्सूल, यहाँ पे फिल्ट्रेट बनता है, यहाँ पे रिअब्जॉर्प्शन उतना खास नहीं होता है। डिसेंडिंग लिम्ब में सोडियम का रिअब्जॉर्प्शन होगा ही नहीं, वहाँ पे वाटर का रिअब्जॉर्प्शन होगा, इसलिए ये भी गलत है। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल डीसीटी, ये क्या है? डीसीटी, यहाँ पे क्या होता है? कंडीशनल रिअब्जॉर्प्शन होगा, नॉर्मल रिअब्जॉर्प्शन नहीं होता है। अगर एल्डोस्टेरोन आएगा तभी भी, मतलब उसी समय उसी वक्त खाली डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से सोडियम का रिअब्जॉर्प्शन हो सकता है, इसलिए इसको भी हम लोग आंसर नहीं मानेंगे। सो वी गॉट आवर आंसर ऑप्शन 4 पीसीटी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर या वॉल्यूम कम हो चुका है, विल नॉट कॉज द रिलीज ऑफ,
अच्छा, बीपी कम होने से हाँ बॉडी रेनिन रिलीज कर सकता है, एडीएच रिलीज कर सकता है और रास का पार्ट एल्डोस्टेरोन भी रिलीज कर सकता है, बट क्या रिलीज नहीं करेगा? एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर रिलीज नहीं करेगा, क्योंकि एएनएफ ये हार्ट रिलीज करते हैं कब? जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जब बीपी इंक्रीज हो गया या ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है तो नाइट्रियूरेसिस करवा के बीपी को कम करवाते हैं एएनएफ। ठीक है, सो this will be our answer. Okay, moving forward to the next question, which of the following statement is correct? अच्छा चलो फटाफट पढ़ लेते हैं ये स्टेटमेंट। The descending limb of loop of Henle is impermeable to water. Descending limb impermeable to electrolyte होता है, water नहीं होता है, तो ये गलत आंसर है। The ascending limb of loop of Henle is permeable to water, ये गलत है, ये permeable to salt होता है, electrolyte होता है। The descending limb of loop of Henle is permeable to electrolyte. Descending limb permeable to electrolyte नहीं होता है, ascending limb permeable to electrolyte है। So ascending limb of loop of Henle is impermeable to water and permeable to electrolyte, ये सही बात है। तो बल्ले बल्ले मिल गया अपना सही आंसर। Moving forward to the next question। अच्छा, एक match the column दिया हुआ है, तो देखते हैं। अच्छा, ग्लाइकोसूरिया, ग्लूकोज इन यूरिन, तो इसका मतलब है ग्लाइकोसूरिया इज प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन। तो ए फॉर 4, देखो एक सॉल्व करते ही आंसर मिल गया, ए फॉर 4, ऑप्शन 1 ए फॉर 4। अच्छा, गाउट, गाउट का मतलब क्या होता है? एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन द जॉइंट, इस बीमारी को बोला जाता है गाउट, ये लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में है। तो बी फॉर 1, सी फॉर 2 रेनल कैल्क्यूली मतलब किडनी स्टोन, रेनल कैल्क्यूली किडनी स्टोन कौन सा ऑप्शन में है? मस्ट ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट विद इन द किडनी, द एक्युमुलेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्सैलेट सॉल्ट्स inside the kidney, that is called renal calculi or kidney stone. So this is also correct option. Option D, glomerular nephritis, inflammation in glomeruli. So option 3, D for 3. So option 1 is perfect, right? Okay, एक बार फिर से देख लो ये क्वेश्चन। Now we'll move forward to the next one. नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन अनदर मैच द फॉलोइंग में बताया गया कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है उसी को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोला गया है। तो हेनलीज लूप में होता है नहीं, यूरेटर में होता है नहीं, यूरिनरी ब्लडर में होता है नहीं, मेल्पिजियन कॉर्पसल में होता है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा मेल्पिजियन कॉर्पसल में, ए फॉर IV, ठीक है, ए फॉर 4 सही है। अच्छा, कंसेंट्रेटेड यूरिन के लिए कौन जिम्मेदार है? कंसेंट्रेटेड यूरिन के लिए जिम्मेदार है हेनलीज लूप, सो बी फॉर 1। सो ए फॉर 4, बी फॉर 1, एक ऑप्शन मिल गया। अच्छा, ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन, ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन कौन करता है? किडनी से यूरिनरी ब्लडर तक यूरेटर करता है, तो सी फॉर 2, सी फॉर 2। स्टोरेज ऑफ यूरिन कौन करेगा? यूरिनरी ब्लडर, ठीक है, तो डी फॉर 3। तो वी गॉट द आंसर, दैट इज ऑप्शन 4। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब आर्टिफिशियल किडनी का बात किया गया है, किडनी फेलियर हो गया है। सो आर्टिफिशियल किडनी ड्यूरिंग, अच्छा किडनी फेलियर है तो एक टेम्पररी सॉल्यूशन है डायलिसिस, हीमोडायलिसिस, ब्लड को फिल्टर कर रहे हो यूजिंग आर्टिफिशियल किडनी और डायलाइजर। ये क्या रिजल्ट कर सकता है? क्या ये नाइट्रोजनस वेस्ट बिल्ट अप करेगा बॉडी में? नाइट्रोजनस वेस्ट को तो ये फिल्टर आउट कर रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। नॉन एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस पोटेशियम आयन, एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस पोटेशियम आयन भी क्या है हम लोग के लिए? एक एक्सक्रीटा है, तो डायलिजर हर एक एक्सक्रीटा को बाहर थ्रो करेगा, तो पोटेशियम आयन बॉडी में से नहीं निकल रहा है, ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, पोटेशियम आयन का एलिमिनेशन होता है डायलिसिस में, ठीक है। Will there be reduced absorption of calcium ion from gastrointestinal tract? Yes. अच्छा, क्यों ये होगा? क्योंकि किडनी फेलियर को की वजह से जो फिल्टर यानी कि ब्लड को फिल्ट्रेशन किया गया जा रहा था, वो हम लोग डायलाइजर या आर्टिफिशियल किडनी से करवा सकते हैं, बट किडनी जो हार्मोन बना रहा था वो तो डायलाइजर नहीं कर सकता है, आर्टिफिशियल किडनी नहीं कर सकता है। तो किडनी एक हार्मोन बनाता है कैल्सिट्रायल, जो विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म होता है, ठीक है, और दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन थ्रू GI ट्रैक्ट।
तो ये नहीं हो सकता है, रिड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम होगा क्योंकि किडनी कैल्सिट्रायल नहीं बना पा रहा है। अच्छा, रिड्यूस ब्लड प्रोडक्शन, किडनी खराब होने से ये भी होगा। तो ब्लड बनाने के लिए, आरबीसी बनाने के लिए, आरबीसी एरिथ्रोसाइट बनाने के लिए एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन चाहिए होता है। अब किडनी खराब है तो उसका काम, ये हार्मोन बनाने का काम तो आर्टिफिशियल किडनी नहीं कर सकता है, तो इसलिए ऑप्शन सी और डी, देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है। ऑप्शन 1 सी एंड डी आर करेक्ट, राइट, क्योंकि ये दोनों जो है हार्मोन सिक्रेशन से रिलेटेड है। किडनी खराब होने की वजह से आर्टिफिशियल किडनी या डायलाइजर क्या फिल्ट्रेट जो एक्सक्रीटा है उसको तो फिल्टर आउट कर पा रहे हैं, एक्सक्रीटा को फिल्टर आउट कर पा रहे हैं, ठीक है, जो यूरिया हो गया, जो पोटेशियम आयन हो गया, जो H+ आयन हो गया, ठीक है, जो यूरिक एसिड हो गया, जो अमोनिया हो गया, बट हार्मोन कैसे बनाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंसेंट्रेटेड यूरिन। ओके, सिक्रेशन ऑफ एरिथ्रोपोएटिन बाय JG कॉम्प्लेक्स, नहीं, ये कंसेंट्रेटेड यूरिन क्या बनाएगा। एरिथ्रोपोएटिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर आरबीसी प्रोडक्शन। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ड्यूरिंग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ये भी नहीं है, ये तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन यानी कि ब्लड को फिल्टर होने में मदद करेगा, ये कंसेंट्रेटेड यूरिन बनाने में नहीं मदद करेगा। लो लेवल्स ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH अगर कम हो जाएगा तो कंसेंट्रेटेड यूरिन बन ही नहीं सकता है। लो ADH से डायबिटीज इंसिपिडस हो जाता है, यानी कि यूरिन में ज्यादा वाटर निकलेगा। कंसेंट्रेटेड कैसे बना, तो डाइल्यूटेड यूरिन बनेगा, डायूरेसिस हो जाएगा। ऑप्शन 4 में बताया गया कि मेंटेनिंग हाइपर ऑस्मोलारिटी टुवर्ड्स इनर मेडलरी इंटेस्टिनम ऑफ किडनी, हाँ ये बात सही है। किडनी के कॉर्टेक्स अगर हाइपोऑस्मोलर होगा और मेडला हाइपर ऑस्मोलर होगा, यानी कि कॉर्टिकल रीजन में कंसंट्रेशन 300 मिली ऑस्मोल और मेडलरी रीजन में कंसंट्रेशन 4 गुना ज़्यादा 1200 मिली ऑस्मोल होगा, तो फिर वो कंसंट्रेटेड यूरिन बनाने में हेल्प करता है। तो ऑप्शन 4 इज राइट वन। Moving to the next question, presence of which of the following conditions in urine are indicative of diabetes mellitus? Direct line from NCERT, कीटोन्यूरिया एंड ग्लाइकोसूरिया, कीटोन बॉडीज इन यूरिन, ग्लूकोज इन यूरिन। तो ऑप्शन 2 में देखो यहाँ पे कीटोन्यूरिया एंड ग्लाइकोसूरिया बताया गया है। कीटोन्यूरिया क्या है, जब डायबिटीज मेलिटस मतलब लो सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन फ्रॉम आवर पैंक्रियास, तो उसके वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता जाएगा एंड इंसुलिन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर लिपिड मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो ये जो नहीं रहेगा इंसुलिन अपने बॉडी में तो फैट टूटता रहेगा और एक्सेस अमाउंट ऑफ कीटोन बॉडीज बनेगा। फैट टूटने से कीटोन बॉडीज बनते हैं, ठीक है। अच्छा, ग्लाइकोजन टूटने से ग्लूकोज बनेगा, एक्सेस ग्लूकोज आएगा ब्लड में और वो ग्लूकोज ब्लड से फिल्टर आउट होके किडनी के थ्रू यूरिन में बाहर निकल जाएगा, इसको हम लोग बोल रहे हैं ग्लाइकोसूरिया। तो ये दोनों कंडीशन कंबाइनली डिनोट्स टुवर्ड्स डायबिटीज मेलिटस, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया। यूरेमिया क्या हो गया, यूरेमिया का मतलब होता है यूरिया इन आवर ब्लड। रेनल कैल्क्यूली का मतलब क्या होता है, किडनी स्टोन। ये डायबिटीज मेलिटस के साथ रिलेटेड नहीं है, ठीक है। अच्छा, हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपरग्लाइसेमिया मतलब ब्लड ग्लूकोज ज्यादा हो गया है, उस कंडीशन को हाइपरग्लाइसेमिया कह सकते हैं, जो डायबिटीज से हो सकता है, बट डायबिटीज से यहाँ पर रेनल कैल्क्यूली की होगा, ये गलत हो गया। अच्छा, यहाँ पे यूरेमिया गलत हो गया, कीटोन्यूरिया यहाँ पे सही है, ठीक है। तो एक ही ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे दो ऐसा सिम्टम दिखाया गया है जो डायबिटीज मेलिटस का रिजल्ट है। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन इज आस्किंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस। डायूरेसिस का मतलब डाइल्यूटेड यूरिनेशन, यूरिन में जब ज्यादा वाटर रहेगा तो उस प्रोसेस को बोला गया है डायूरेसिस, ठीक है। क्या डायूरेसिस को प्रिवेंट करने में हेल्प करेगा, ठीक है। सो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम रेनल ट्यूब्यूल्स ड्यू टू एल्डोस्टेरोन, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर कॉजेस वासोकंस्ट्रिक्शन। एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर के वजह से यूरेसिस ज्यादा होगा, ये डायूरेसिस को प्रिवेंट नहीं कर सकता है। डिक्रीज इन सिक्रेशन ऑफ रेनिन, रेनिन कंसेंट्रेटेड यूरिन बनाने में मदद करेगा, डायूरेसिस को रोकने के लिए हेल्प करेगा इनडायरेक्टली, तो ये भी ऑप्शन गलत है, ठीक है। डायूरेसिस को प्रिवेंट करने के लिए रेनिन चाहिए एज ए प्रिकर्सर हार्मोन, क्योंकि ये रास सिस्टम ही ADH सिक्रेशन को स्टिमुलेट करवा सकता है। डायूरेसिस के लिए क्या चाहिए, ADH मेनली चाहिए, ADH। अच्छा, मोर वाटर रीअब्जॉर्प्शन ड्यू टू अंडर सिक्रेशन ऑफ ADH, नहीं, ऑप्टिमम सिक्रेशन ऑफ ADH चाहिए। अंडर सिक्रेशन मतलब लो सिक्रेशन ऑफ ADH से वाटर रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो अपना ऑप्शन 1 में देखो यहाँ पे बताया गया है कि सोडियम और वाटर को रीअब्जॉर्ब किया गया DCT और CD कलेक्टिंग डक्ट
से क्या करता है, ये एल्डोस्टेरॉन वाटर और सोडियम को रीअब्जॉर्ब करवा सकता है। बेसिकली ये पहले सोडियम रीअब्जॉर्ब करवाते हैं एंड सोडियम को फॉलो करके वाटर को भी रीअब्जॉर्ब करवाया जाता है, जो ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करेगा और यूरिन को इनडायरेक्टली कंसेंट्रेट होने में मदद करेगा। ठीक है, यानी कि वाटर अगर ब्लड में चला जाएगा तो वो वाटर यूरिन में नहीं आएगा। ठीक है, तो इस रीजनिंग के साथ हम लोग ये ऑप्शन 1 को सही ठहरा सकते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। erythropoietin hormone which stimulates RBC formation is produced by, again easy question, ये JG cell, juxtaglomerular cell of JG apparatus inside the nephron। ये JG apparatus क्या होता है, नेफ्रॉन में DCT और एफरेंट आर्टरियोल के बीच में एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जो कि किडनी फंक्शन रेगुलेशन में मदद करता है। तो इसमें जो JG सेल होता है, juxtaglomerular cells of the kidney, they are responsible for release of certain hormones like erythropoietin जो RBC फॉर्मेशन करवाएगा, ये रेनिन सिक्रेशन करते हैं, ये प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रेशन भी कर सकते हैं, ये एडिनोसिन सिक्रेशन भी कर सकता है, बट इंपॉर्टेंट हार्मोन में erythropoietin और रेनिन याद रखना ही पड़ेगा एट दिस लेवल। राइट, JG सेल का हार्मोन। नेक्स्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट इन एक्सक्रीटेड, वेस्ट इज एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ पैलेट और पेस्ट, यानी कि सॉलिड फॉर्म में कौन एक्सक्रीट करते हैं। ऑर्निथोरिंकस क्या होता है, ये मैमल होता है, डक बिल्ड प्लेटिपस, तो ये तो यूरिया को यूरिन के फॉर्म में रिलीज करेगा। पैलेट और पेस्ट के फॉर्म में क्या रिलीज होता है, यूरिक एसिड रिलीज होता है, लीस्ट टॉक्सिक फॉर्म ऑफ एक्सक्रीटा। सैलामेंडर है, ये एक्वाटिक एम्फीबिया है, अमोनिया रिलीज करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। हिप्पोकैम्पस फिश, ठीक है, हिप्पोकैम्पस ये सी हॉर्स होता है, हिप्पोकैम्पस जो है ये अमोनिया रिलीज करेगा। ठीक है, ओके, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। पैवो क्रिस्टेशस, और नेशनल बर्ड पीकॉक। ठीक है, तो बर्ड रिलीजेस यूरिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ पैलेट और पेस्ट, तो ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इन ह्यूमन किडनीज which substances are mainly responsible for creating osmolarity gradient of medullary interstitial fluid। अगेन काउंटर करंट मैकेनिज्म में पढ़े हो, दो सब्सटेंस का नाम बताना है, एक सॉल्ट सोडियम क्लोराइड और एक यूरिया, जो कि आपको ऑप्शन 2 में दिख रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना आंसर इस क्वेश्चन का, यानी कि किडनी के अंदर जो मेडलरी रीजन होता है, किडनी का जो मेडलरी रीजन है उसको हाइपर ऑस्मोलर बनाने में कौन हेल्प करते हैं, मेडलरी इंटरस्टिशियम को, ये दोनों कंपोनेंट। Moving forward to the next question, which of the following is not considered as a metabolic disorder? यानी कि मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड नहीं है। देखो, कीटोन्यूरिया ये फैट मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है, यूरेमिया ये यूरिया साइकिल से रिलेटेड है, मेटाबॉलिज्म लीवर के अंदर यूरिया बन रहा है। ठीक है, अब ये यूरिया का सही से एक्सक्रीशन नहीं हो पाएगा तो ब्लड में ये यूरिया ज़्यादा हो जाएगा, तो दिस इज समहाउ रिलेटेड टू मेटाबॉलिज्म। ग्लाइकोसूरिया ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म से, राइट। बट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, दिस इज इन्फेक्शन ऑफ ग्लोमेरुलाई और इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलस ऑफ नेफ्रॉन, ये मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड नहीं है, दिस इज रादर इन्फेक्शियस, इसमें इन्फ्लामेशन हो सकता है। तो ये होगा अपना आंसर, राइट। ओके, सो coming to the next question, select the method by which waste material from blood enters into the dialyzing fluid during hemodialysis। अच्छा, तो जो डायलाइजर मशीन होता है, हम लोग क्या करते हैं, बॉडी में कन्वीनियंट आर्टरी से ब्लड को विड्रॉ करके डायलाइजर मशीन के अंदर चलाते हैं, तो उस समय ब्लड में जो एक्सक्रीटा है, वेस्ट प्रोडक्ट है, वो किस मेथड से डायलाइजिंग फ्लूइड में यूरिया, पोटेशियम ये सब जाते हैं। ठीक है, स्पेशली यूरिया का बात करते हैं तो they will follow diffusion, they will follow, यूरिया molecules will follow diffusion method। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया डिफ्यूजन प्रोसेस से डायलाइजर मशीन के अंदर ये वेस्ट मटेरियल ब्लड से डायलाइजिंग फ्लूइड में चले जाते हैं। नेक्स्ट, इन अ डिहाइड्रेटेड पर्सन हाउ मेनी टाइम्स डज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट क्रॉस द रेनल कॉर्टेक्स एंड मेडुला टू प्रोड्यूस कंसेंट्रेटेड यूरिन। तो यहाँ पे बात को ध्यान से सुनो, कंसेंट्रेटेड यूरिन अल्टीमेटली बनेगा कहाँ पे, जो लिक्विड, जो यूरिन कलेक्टिंग डक्ट से बाहर आ रहा है। तो पूछा गया है कि यहाँ पे फिल्ट्रेट कॉर्टेक्स होते हुए मेडुला या मेडुला होते हुए कॉर्टेक्स में कितने बार एंट्री लेगा या एग्जिट लेगा। एक बार पीसीटी से डिसेंडिंग आर्म में आने के वक्त, ठीक है, एक बार असेंडिंग आर्म से डीसीटी में जाने के वक्त, और एक बार डीसीटी से कलेक्टिंग डक्ट में, यानी कि एक बार, दो बार, तीन बार ये कॉर्टेक्स टू मेडुला या मेडुला टू कॉर्टेक्स किया है। तो ये अपना आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, राइट। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच
among the following is the most preferred donor for kidney transplantation? अच्छा, तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन जब करोगे तो ये एक बात ये तो सुने होंगे, ग्राफ्ट रिजेक्शन। और ये कौन करता है? ये अपने बॉडी में टी लिम्फोसाइट करते हैं। यानी कि अगर टिश्यू मैच नहीं होगा, टिश्यू मैच नहीं हो रहा है डोनर और रिसिपेंट के बीच में, तो जो रिसिपेंट का बॉडी आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन और डोनर का किडनी को खराब कर देगा, तो फिर क्या फायदा? तो इसीलिए हम लोग को बेस्ट ऑप्शन ढूंढना है। अच्छा देखो, जीन सबसे ज्यादा किससे मिलता है? सबसे ज्यादा जीन मिलते जुलता है सिबलिंग, यानी कि भाई बहन, इन लोगों के साथ, ब्रदर एंड सिस्टर। तो सिबलिंग्स के साथ 100% जीन मैच होने का चांस कितने परसेंट है? 25%। यानी कि मेरा अगर 4 भाई बहन है तो 4 में से कोई एक भाई बहन के साथ, 4 में से कोई एक के साथ मेरा जो जेनेटिक मेकअप है वो 100% मिलता जुलता होगा। तो इसलिए पहला प्रायोरिटी दिया जाएगा सिबलिंग को। अगर सिबलिंग अगर नहीं है, अकेले है, तो फिर उस केस में पेरेंट्स या चिल्ड्रेन या कजिन में ढूंढेंगे। ठीक है, क्लोज रिलेटिव, सिबलिंग के बाद क्या आएगा? पेरेंट्स या एंड क्लोज रिलेटिव, और उसके बाद हम लोग फ्रेंड्स में देख सकते हैं। अच्छा, पेरेंट्स के साथ 50% जीन मैच होगा, ठीक है, बट सिबलिंग के साथ, ठीक है, 100% जीन मैच होने का चांस कितना परसेंट रहता है? 25%। यानी कि 4 सिबलिंग में से एक सिबलिंग के अंदर मेरा ही जैसा जीन बिल्कुल प्रेजेंट हो सकता है। सो दैट्स व्हाई वी विल चूज सिबलिंग। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फॉर द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन which is lined by single layer of cube like cells. Okay, तो cuboidal epithelium है with rounded nuclei in the center along with minute finger like projection, यानी कि माइक्रोविलाई है सेल के ऊपर, सेल के ऊपर इस तरह का माइक्रोविलाई है। यानी कि ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स कहाँ पे होता है? पैसिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ मोस्ट ऑफ द ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड के लिए क्या, यानी कि ये पीसीटी में बेसिकली पीसीटी का बात किया जा रहा है। तो पीसीटी से ग्लूकोज या अमाइनो एसिड का पैसिव रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है, एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है। एनसीईआरटी सही से पढ़ो। एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट का एक्टिव नहीं होता है, पैसिव रीअब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, अच्छा, मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी में मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है। बट यस, 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर आर रीअब्सॉर्ब्ड, ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, वाटर पैसिवली होता है रीअब्सॉर्ब्ड और इलेक्ट्रोलाइट एक्टिवली होता है। उसमें इलेक्ट्रोलाइट में क्या, जैसे कि जो पॉजिटिव आयंस होता है वो एक्टिवली रीअब्सॉर्ब होगा, और जो नेगेटिव आयन जैसे कि स्पेसिफिकली क्लोराइड NCl माइनस, उसका पैसिव रीअब्सॉर्प्शन होगा। अच्छा, तो इस तरह से आज का जो ये सेशन है PY की डिस्कशन फ्रॉम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, वो हुआ खत्म। जो शुरू से लेकर लास्ट तक ये सेशन देखे हो उन लोगों को तहे दिल से मैं कहता हूँ थैंक यू। ठीक है, तो इस तरह से हर एक चैप्टर का PYQ के Q&A सेशन लेकर मैं आऊँगा, और अगर चैप्टर छूट भी जाए तो ये PY की सेशन अच्छे से देख लेना, इससे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगा, डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा, और उसके साथ साथ कुछ कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर टुडे, बाय बाय एंड जय हिंद।